हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, आज से हम एक और नया सब्जेक्ट जो कि संहिता अध्ययन उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको संहिता अध्ययन का शॉर्ट में सिलेबस बता देता हूँ। अगर आपको डिटेल में सिलेबस जानना है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहां पर आपको संहिता अध्ययन के सिलेबस के रिगार्डिंग डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम संहिता अध्ययन के शॉर्ट में अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है, तो संहिता अध्ययन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है बीएमएस फर्स्ट ईयर में। एक तो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1, और दूसरा आपका क्या है, पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको क्या पढ़ना है, पार्ट 1 में आपको क्या पढ़ना है, पार्ट 1 में आपको अष्टांग हृदय पढ़नी है। ठीक है, अष्टांग हृदय। और पार्ट 2 की बात करते हैं तो पार्ट 2 में आपको क्या पढ़ना है, पार्ट 2 में आपको चरक संहिता पढ़नी है। क्या पढ़नी है, चरक संहिता। ठीक है, अष्टांग हृदय की बात करते हैं तो अष्टांग हृदय में आपको शुरुआत के 15 चैप्टर पढ़ना है और चरक संहिता में शुरुआत के आपको 12 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, आपका जो फाइनल यूनिवर्सिटी का पेपर होगा तो उसमें संहिता अध्ययन का एक ही पेपर होगा, है ना, संहिता अध्ययन का क्या होगा, एक ही पेपर होगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट जैसे कि बात करते हैं क्रिया शरीर, संस्कृत, पदार्थ विज्ञान, रचना शरीर, इनके दो दो पेपर होंगे, लेकिन संहिता अध्ययन का सिर्फ एक ही पेपर होगा, जिसमें से अष्टांग हृदय का जो वेटेज है वो कितना है, 50%, और चरक संहिता का जो वेटेज है वो कितना है, 50%। ठीक है, तो इस तरह से मैंने शॉर्ट में पहले सिलेबस की बात कर ली। अब मैं आपको शॉर्ट में अष्टांग हृदय ग्रंथ से परिचय करा देना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा आपका अष्टांग हृदय है। ठीक है, तो चलिए शॉर्ट में हम इसका परिचय देख लेते हैं। तो आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो आपको बता दूं कि अष्टांग हृदय ग्रंथ की जो रचना की है वो किसने की है, लघु वाग्भट ने की है। ठीक है, अष्टांग हृदय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल कितने स्थान है, 6 स्थान है। कौन कौन से, सबसे पहले सूत्र स्थान, दूसरा आपका शारीर स्थान, तीसरा आपका निदान स्थान, चौथा आपका चिकित्सा स्थान, पांचवा कल्प सिद्ध स्थान और छठा उत्तर स्थान। इस प्रकार से अष्टांग हृदय में 6 स्थान है और इन 6 स्थानों में टोटल अध्याय जो है वो कुल कितने, 120 अध्याय है। कितने अध्याय, 120 अध्याय है, यानी कि अष्टांग हृदय में टोटल 120 अध्याय है, जिसमें से अगर हम सूत्र स्थान की बात करते हैं, है ना, अगर हम सूत्र स्थान की बात करते हैं तो सूत्र स्थान में टोटल 30 अध्याय है। ठीक है, तो इन 30 अध्याय में से आपको शुरुआत के 15 अध्याय अष्टांग हृदय में पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से हम पहला अध्याय जो कि आयुष कामनीय अध्याय उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आयुष, आयुष का मतलब क्या होता है, आयुष का मतलब होता है आयु। कामीय, कामीय का मतलब क्या होता है, कामीय का मतलब होता है कामना या इच्छा। ठीक है, तो जो लोग क्या करते हैं, दीर्घ आयु की इच्छा रखते हैं। ठीक है, जो लोग दीर्घ आयु या पूर्ण आयु की इच्छा रखते हैं तो उन लोगों के लिए जो अध्याय है वो क्या है, आयुष कामीय अध्याय। इस चैप्टर में जो भी आयु के लिए हितकर है ना, जो भी क्या है आयु के लिए हितकर है, वे सारे टॉपिक इस चैप्टर में क्या किए गए, डिस्कस किए गए। और जो लोग दीर्घ आयु की कामना रखते हैं उन सभी के लिए जो अध्याय है वो कौन सा अध्याय है, आयुष कामीय अध्याय है। ठीक है, इसका पहला श्लोक जो कि क्या है, मंगलाचरण। अब मंगलाचरण का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि आप जब कोई शुभ कार्य करते हैं, है ना, जब कोई नया कार्य करते हैं तो आप कैसे कुछ मांगलिक शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे कि बात करते हैं श्री गणेश हो गया, ओम हो गया, इस प्रकार से मांगलिक शब्दों का उपयोग करते हुए आप क्या करते हैं, कार्य करना स्टार्ट करते हैं ताकि आपका कार्य क्या हो, सफल हो। तो ठीक उसी प्रकार से जब लघु वाग्भट अष्टांग हृदय ग्रंथ की रचना करना स्टार्ट किए तो सबसे पहले इन्होंने उन सारे वेद्यों को जिन्होंने शरीर में होने वाले मानसिक रोग, शरीर में होने वाले शारीरिक रोग को नष्ट किया, तो उन सारे वेद्यों को सबसे पहले लघु वाग्भट ने क्या किया, नमस्कार किया, है ना, और नमस्कार करते हुए इन्होंने अष्टांग हृदय ग्रंथ की रचना करना स्टार्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगलाचरण का जो श्लोक यहाँ पर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राग आदि रोगान सतत आनुसक्तान शेषकाई प्रसतान शेषान और सुख मोह अर्ति दा अंजघान यो अपूर्व वेद्याय नमो अस्तु तस्मेय। तो यहाँ पर इस श्लोक में क्या बोला गया, इस श्लोक में ये बोला गया, जिसके आप यहाँ पर देखिए राग आदि रोगान, तो राग और आदि, आदि में आप क्या ले सकते हैं, आदि में आप क्रोध, है ना, मोह, ईर्ष्या आदि जो मानसिक रोग है,
आदि जो क्या है मानसिक रोग है, जिनका आश्रय स्थान क्या होता है, जिनका अधिष्ठान क्या होता है, जिनका अधिष्ठान मन होता है ना। लेकिन ये मन के साथ साथ पूरे शरीर में भी व्याप्त रहते हैं, पूरे शरीर में क्या होते हैं, फैले रहते हैं, और मन के साथ साथ ये क्या करते हैं, शरीर को भी दूषित करते हैं। तो ये सारे रोग है ना, ये सारे रोग जो मन को दूषित करते हैं, साथ में शरीर को भी दूषित करते हैं, है ना। और हमारे शरीर में क्या करते हैं, औत्सुक्य, मोह और अर्ति। औत्सुक्य का मतलब क्या होता है, एंजाइटी। मोह का मतलब क्या होता है, डिल्यूजन। ये करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, इस प्रकार का पूरा पूर्ण ज्ञान न होना, इसको अपन क्या बोलते हैं, मोह बोलते हैं। और अर्ति, अर्ति का मतलब क्या होता है, बेचैनी। ठीक है। तो जो ये सारे रोग हमारे शरीर में क्या करते हैं, औत्सुक्य, मोह और अर्ति को पैदा करते हैं। तो उन सारे रोगों को जिन वैद्यों ने क्या किया है, जड़ से खत्म किया है, तो उन सारे वैद्यों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। इस तरह से लघु भागवत ने सारे वैद्यों को, जिन्होंने शरीर में होने वाले मानसिक रोग साथ में शारीरिक रोग को नष्ट किया है, तो उन सारे वैद्यों को सबसे पहले क्या किया, लघु भागवत ने प्रणाम किया, नमस्कार किया, है ना। और नमस्कार करते हुए अष्टांग हृदय ग्रंथ की रचना करना स्टार्ट की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस अपूर्व वैद्य को नमस्कार, जिसने सारे शरीर में व्याप्त एवं सदा बने रहने वाले औत्सुक्य, मोह और अर्ति को देने वाले संपूर्ण राग आदि रोगों को नष्ट किया है, उन सारे वैद्यों को मेरा नमस्कार। तो इस प्रकार से मांगलिक शब्दों का उपयोग करते हुए, मंगलाचरण श्लोक का उपयोग करते हुए लघु भागवत ने अष्टांग हृदय ग्रंथ की रचना की, ताकि उनका जो कार्य, जो ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, वो क्या हो, कार्य क्या हो, अच्छे तरीके से सफल हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो दूसरे श्लोक में यहाँ पर उन्होंने क्या किया, आयुर्वेद का महत्व बताया। आयुर्वेद का महत्व बताते हुए इन्होंने क्या बोला, आयु कामयमानेन धर्म आर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादर। तो इस श्लोक को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि मनुष्य के 4 पुरुषार्थ है ना। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ है ना। 4 पुरुषार्थ में क्या जाएगा, 4 पुरुषार्थ में क्या जाएगा, धर्म, अर्थ, काम, और चौथा हो जाएगा मोक्ष। ठीक है। तो मनुष्य अगर क्या करता है, मनुष्य इन 4 पुरुषार्थों को कमा लेता है, तो उसे अल्टीमेटली, है ना, अल्टीमेटली उसे क्या हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 4 पुरुषार्थ में जो लास्ट पुरुषार्थ हो क्या है, मोक्ष। तो किसी भी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, जब वो इन तीनों पुरुषार्थों को क्या करेगा, गेन करेगा। इन तीनों पुरुषार्थों को जब वो क्या करेगा, प्राप्त करेगा। 3 पुरुषार्थ कौन से, धर्म, अर्थ, काम। काम को आप क्या बोल सकते हैं, सुख भी। ठीक है। तो हर एक मनुष्य, है ना, हर एक मनुष्य क्या करना चाहता है, धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त करना चाहता है, जिसका एकमात्र साधन जो है वो क्या है, आयु है ना। तो जो लोग, तो यहाँ पर वही बोला गया है कि जो लोग क्या करते हैं, धर्म, अर्थ और सुख, है ना, धर्म, अर्थ और सुख की प्राप्ति, है ना, जो लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला, धर्म, अर्थ और सुख की प्राप्ति का एकमात्र साधन जो है वो क्या है, आयु है। ठीक है। क्योंकि ये तीन पुरुषार्थ अगर वो प्राप्त कर लेगा, तो अल्टीमेटली उसे क्या हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। तो मनुष्य के 3 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, है ना, इन सब का एकमात्र साधन जो क्या है, आयु है। और आयु की कामना रखने वाले पुरुषों को क्या करना चाहिए, आयुर्वेदों के उपदेशों का विशिष्ट रूप से क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ठीक है। ये 4 पुरुषार्थों के बारे में मैंने आपको शायद पहले भी लेक्चरों में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है। लेकिन फिर भी आपको मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि देखो, धर्म, अगर आप क्या करते हैं, धर्म पूर्वक अगर आप क्या करते हैं, अर्थ को कमाते हैं, है ना, अर्थ मतलब मनी, और धर्म पूर्वक अगर आप क्या करते हैं, आपके इच्छाओं को, काम, सुख या इच्छा बोल सकते हैं, तो इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो अल्टीमेटली आपका जो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आपको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप अधर्म करते हुए, है ना, धर्म पूर्वक बिना धर्म से गलत कार्य करते हुए अगर आप क्या करते हैं, अर्थ या अपनी इच्छाओं को पूरे करते हैं, तो आपको फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आपको फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और हर एक मनुष्य का जो अल्टीमेट एम जो है वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। और उसे मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, जब वो धर्म पूर्वक अर्थों को कमाएगा और धर्म पूर्वक अपनी इच्छाओं को पूरी करेगा। और इन तीनों का प्राप्ति का जो साधन है वो क्या है, आयु है ना, आयु है। और आयु का मतलब आप सभी को पता है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग धारित जीवितम नित्यगच्छ आयु पर्याय रुच्यते, है ना। यानी कि आयु का मतलब क्या होता है, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इन चारों के संयोग को ही हम क्या कहते हैं, आयु कहते हैं। और आयु ही क्या है, धर्म, अर्थ और काम, इन 3 पुरुषार्थों का प्राप्ति का क्या है, साधन है। तो जो लोग क्या करते हैं, आयु की कामना रखते हैं, है
अगर वो आयु की कामना रखेगा तो उसे इन 3 पुरुषार्थों का भी क्या हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो जो लोग क्या करते हैं, आयु की कामना रखते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए, आयुर्वेद के जो भी उपदेश है उन्हें विशिष्ट रूप से क्या करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। तो ये यहाँ पर बोला गया है, देखिए यहाँ पर आयु काम माने धर्म अर्थ सुख साधनम, यानी कि धर्म अर्थ और सुख इन तीनों का प्राप्ति का जो साधन हो क्या, आयु है। और जो लोग क्या करते हैं, आयु की कामना रखते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरः, यानी कि विशिष्ट रूप से उन्हें आयुर्वेद के उपदेशों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आयुर्वेद के उपदेशों का विशिष्ट रूप से पालन करता है तो उसे क्या होगी, दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी, पूर्ण आयु की प्राप्ति होगी। और जब आयु की प्राप्ति होगी तो उसे क्या होगा, धर्म अर्थ और सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो जो लोग क्या करना चाहते हैं, जो लोग आयु की कामना रखना चाहते हैं, है ना, तो उन्हें क्या करना चाहिए, आयुर्वेद के उपदेशों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पुरुषार्थ के बारे में डिटेल में शायद आपको बता रखा है, या शायद पुराने बीच में पता नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, चलिए, अब आप देखिए यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर आयुर्वेद के अवतरण के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर क्या बोला कि आयुर्वेद का ओरिजिन कैसे हुआ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक इस चीज को देखिए कि जो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद जो है ना, आयुर्वेद शास्त्र जो है ना, वो कैसा है, शाश्वत है ना। आयुर्वेद शास्त्र कैसा है, शाश्वत और नित्य है, शाश्वत और नित्य, यानी कि ना तो आयुर्वेद का ओरिजिन हुआ, मतलब ना तो आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है और ना ही आयुर्वेद कभी नष्ट हो सकता है। यानी कि आयुर्वेद कैसा है, शाश्वत और नित्य। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि आयुर्वेद है शाश्वत और नित्य। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर स्मरण का शब्द उपयोग किया है, यानी कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद की उत्पत्ति नहीं करी, क्योंकि आयुर्वेद की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, और ना ही इसका विनाश हो सकता है, यानी कि ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं। आयुर्वेद को ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या किया था, स्मरण किया था, ध्यान किया था, ना कि उसकी उत्पत्ति करी। आयुर्वेद की उत्पत्ति तो हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि आयुर्वेद कैसा, शाश्वत और नित्य है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति मजिग्रहत, यानी कि यहाँ पर क्या बोला कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद के ज्ञान का क्या किया था, स्मरण किया। सबसे पहले किसने स्मरण किया, ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद के ज्ञान का स्मरण या ध्यान किया। ठीक है, फिर जो भी आयुर्वेद के ज्ञान का स्मरण किया, वो सारे ज्ञान को वैसा का वैसा किसको दे दिया, प्रजापति को दे दिया। ठीक है, प्रजापति ने किसको दिया, अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमारों ने किसको दिया, भगवान इंद्र को दिया। भगवान इंद्र ने किसको दिया, सो अत्रि पुत्र आदि कान मुनि ने, यानी कि किसको दिया, आत्रेय के पुत्र जो कि पुनर्वसु आत्रेय को दिया। किसको दिया, पुनर्वसु आत्रेय को दिया। और फिर पुनर्वसु आत्रेय ने किसको दिया, ते अग्निवेश आदि कांस्ते तु पृथक तंत्राणी तनिरे। तो पुनर्वसु आत्रेय ने फिर किसको दिया, अग्निवेश आदि महर्षियों को दिया, है ना। अग्निवेश आदि महर्षि, आदि महर्षि में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पारासार हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, आदि में अग्निवेश तो हो गया, उसके बाद जैसे कि पाराशर हो गया, आदि में क्या हो सकता है, पराशर, है ना, भेल, छार पानी, है ना, जत्तुकर्ण। तो ये सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर क्या किए, आयुर्वेद के पृथक पृथक तंत्रों की रचना करी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। तो सबसे पहले क्या किया, ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद के ज्ञान का स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने जिस ज्ञान का स्मरण किया था, ठीक वैसा का वैसा ज्ञान किसको दिया, प्रजापति को दिया। प्रजापति ने किसको दिया, अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमारों ने किसको दिया, इंद्र को दिया। इंद्र ने अत्रेय आदि मुनियों को दिया, और अत्रेय आदि मुनियों ने अग्निवेश आदि को दिया। अग्निवेश आदि आदि में क्या हो सकता है, भेल हो गया, पाराशर हो गया, है ना, पाराशर हो गया, है ना, जत्तुकर्ण हो गया, ठीक है, छार पानी। तो इन सभी महर्षियों ने मिलकर क्या किए, आयुर्वेद के पृथक पृथक तत्वों की रचना करी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आयुर्वेद का अवतरण हुआ। तो इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है, इसे आप याद कर लीजिए। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट 3 स्टार लगा लेता हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट श्लोक है आपको बताते चलूंगा लेक्चर के दौरान ही। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति मजिग्रहत सो अश्विनो तौ सहस्त्राक्षम। ठीक है, सो अत्रि पुत्र आदि कान मोनिन ते अग्निवेश आदि कांस्ते तो पृथक तंत्राणी तनिरे, है ना। इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे यहाँ पर अष्टांग हृदय का महत्व बताया। तो देखिए, अष्टांग हृदय का एक ही महत्व है कि जो आपका ग्रंथ है, अष्टांग हृदय ग्रंथ जो है
न तो इसमें चीजें जो डिटेल में बताइए और ना ही यहाँ पर चीजें शॉर्ट टर्म बताइए, यानी कि न अति संक्षेप न अति विस्तरम। ये जो आपका अष्टांग हृदय ग्रंथ है, अगर इसको कोई सामान्य व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी वर्णित विषय है न तो ज्यादा संक्षेप में, मतलब संक्षेप यानी कि न तो ज्यादा शॉर्ट में और न ज्यादा विस्तार में, यानी कि यहाँ पर चीजों को एकदम मीडियम में बताया है, ना तो ज्यादा करके बताया ना तो कम करके। न अति संक्षेप न अति विस्तरम। तो यहाँ पर आप देखिए तेभ्यो अति वि प्रकरणेभ्यः प्रायः सारतर उच्चैः क्रियते अष्टांग हृदयम। यहाँ पर सबसे पहले ये बोला गया कि इधर उधर बिखरे हुए प्राचीन तंत्रों में से उत्तम सार भाग को लेकर अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना करी। जितने भी इधर उधर बिखरे हुए तंत्र थे, है ना, तो उनमें से जितने भी उत्तम भाग है, सार भाग है, उन सारे भागों को लेकर अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना करी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि न अति संक्षेप न अति विस्तरम, यानी कि इसमें जो वर्णित विषय है वो ना तो अति संक्षेप में है, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा शॉर्ट में है, और न अति विस्तृत और ना ही बहुत ज्यादा विस्तार में है। ठीक है, यानी कि ना कि बहुत ज्यादा डिटेल में। ठीक है, अगर इसको कोई सामान्य व्यक्ति पढ़ता है तो उसको अष्टांग हृदय समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये अष्टांग हृदय का क्या है महत्व है, क्या महत्व है, न अति विस्तरम न अति संक्षेप। यहाँ पर जो वर्णित विषय है ना तो ज्यादा विस्तार, यानी कि न तो ज्यादा डिटेल में बताया है और ना ही इसमें संक्षेप यानी कि शॉर्ट टर्म बताया। ठीक है, चलिए, अगर एक सामान्य व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको अष्टांग हृदय ग्रंथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन अष्टांग आयुर्वेद। अष्टांग आयुर्वेद यानी कि 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, है ना। 8 अंग, आयुर्वेद के कितने अंग है, 8 अंग, 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है 5 नंबर में, इसको भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, जो मैं स्टार लगाते जा रहा हूँ उसको आप याद करते चलिए। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या बोला, 8 ब्रांच कौन कौन सी है, सबसे पहले क्या बोला यहाँ पर काय, दूसरा क्या बोला बाल, तीसरा क्या बोला ग्रह, चौथा क्या बोला ऊर्ध्व, है ना। देखिए यहाँ पर काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा विषाण अष्टवंगानी तस्याहु चिकित्सा येषु संस्कृता, यानी कि आयुर्वेद के कितने ब्रांच है, अष्टावंगानी, 8 ब्रांचेस है, 8 अंग है, और इन सब में ही आयुर्वेद की चिकित्सा क्या है, आश्रित है। इन 8 अंगों में, इन 8 ब्रांचेस में, यहाँ पर क्या बोला तस्याहु चिकित्सा येषु संस्कृता, तो इन 8 अंगों में ही, इन 8 ब्रांचेस में ही आयुर्वेद की चिकित्सा जो क्या आश्रित है। जिसमें से पहला ब्रांच क्या है, काय चिकित्सा। काय चिकित्सा, काय चिकित्सा का मतलब क्या होता है, जनरल मेडिसिन, यानी कि आपके बॉडी में, आपके संपूर्ण शरीर में, है ना। काय चिकित्सा का मतलब क्या हो जाएगा, आपके एंटायर बॉडी में, है ना, संपूर्ण शरीर में जो भी रोग होते हैं तो उन सब का इलाज किसमें हो जाएगा, जनरल मेडिसिन के थ्रू हो जाएगा, काय चिकित्सा ब्रांच में हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, आपको स्किन डिसऑर्डर है, यानी कि आपके बॉडी में, है ना, आपके संपूर्ण शरीर में जो भी डिसीज हो रही है, ठीक है, तो उसका इलाज आपको किसमें हो जाएगा, काय चिकित्सा में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या बोला, बाल तंत्र, जिसको कुमार भृत्य भी बोलते हैं, अगर मॉडर्न में देखें उसे हम पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, यानी कि जिसमें बच्चों की चिकित्सा होती है, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, बाल चिकित्सा बोलते हैं। ठीक है, या कुमार भृत्य बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चे को कौन सा न्यूट्रिशन देना है ना, बच्चे को कौन सा न्यूट्रिशन देना है, अगर बच्चे को कोई डिसीज हुई है तो उसका इलाज आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, कुमार भृत्य में देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर क्या बोला, ग्रह चिकित्सा या भूत विद्या चिकित्सा। तो आपने सुना होगा गाँव में अक्सर ये चीज होता है, और आयुर्वेद जो है वो आत्मा आदि इन सारी चीजों को मानता भी है। ठीक है, तो आपने सुना होगा गाँव में कि इसको शनि का प्रकोप चल रहा है, शनि ग्रह का प्रकोप चल रहा है, यानी कि ग्रह का प्रकोप चल रहा है, तो इन ग्रह को क्या करना है, शांत करना है। उस फला फला व्यक्ति को भूत पिशाच लग गया, चुड़ैल लग गई, इस तरह से आपने सुना होगा, डेमोनोलॉजी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को शांत करना, जिसको ग्रह का प्रकोप चल रहा है तो ग्रह को शांत करना, चुड़ैल आदि ये भूत पिशाच लग गया तो उसको उसके शरीर से हटाना। तो ये सारी चिकित्सा जो है किसमें की जाती है, तो आयुर्वेद का जो ब्रांच है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रह चिकित्सा या भूत विद्या चिकित्सा बोलते हैं। क्योंकि आयुर्वेद आत्मा वगैरह इन सबको मानता है, तो भूत प्रेत इन सभी को भी आत्मा मतलब आयुर्वेद ने माना है। ठीक है, तो ये सारी जो चिकित्सा है गांव में अक्सर इस तरह की बीमारी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो चिकित्सा है वो किसमें होती है, आयुर्वेद के कौन से ब्रांच में, ग्रह चिकित्सा या भूत विद्या चिकित्सा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है,
या मॉडर्न में से डेमनोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं ऊर्ध्वांग या शालाक्य चिकित्सा। ऊर्ध्वांग यानी कि देखो आपका ये जो क्लेविकल बोन है, तो इसके ऊपर जो भी पार्ट है, जैसे कि आईस हो गया, नेक हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गई, तो यहाँ पर जितनी भी डिजीज हो जाती है, तो इनको अगर आपको क्या करना है, ठीक करना है, तो वो आयुर्वेद के कौन से ब्रांच में होगा, ऊर्ध्वांग या शालाक्य चिकित्सा में होगा, है ना। उसके बाद शल्य चिकित्सा। शल्य, शल्य का मतलब क्या होता है, शल्य का मतलब होता है फॉरेन बॉडी। अगर आपके बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी, जैसे कि बात करते कोई कांच का टुकड़ा हो गया, जैसे कि बात करते कोई लकड़ी का टुकड़ा हो गया, या कुछ भी फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में क्या करके इंटर कर गई है, तो उसको क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है, तो वो कौन सी ब्रांच में होता है, शल्य चिकित्सा में होता है। सर्जरी, हाँ, सर्जरी चिकित्सा जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो इस ब्रांच में होगा, है ना। अगला ब्रांच क्या है, दंस्ट्रा। दंस्ट्रा जिसे हम विष चिकित्सा बोलते हैं, अगत तंत्र भी बोलते हैं, या टॉक्सिकोलॉजी मॉडर्न में बोले तो, ठीक है। तो दंस्ट्रा, दंस्ट्रा यानी कि देखो अगर आपको कोई सांप काट गया हो, ठीक है, या आपको कोई कीड़ा काट गया हो, है ना, इंसेक्ट बाइट कर गया हो, ठीक है, या आपको कोई क्या काट गया हो, कीड़ा काट गया हो, तो उसका जहर आपके बॉडी में इंटर कर गया, तो उस जहर को शांत करना, तो वो कौन से ब्रांच में होता है, आयुर्वेद की विष चिकित्सा या अगत तंत्र में या टॉक्सिकोलॉजी में उसका इलाज होता है, ठीक है। उसके बाद जरा या रसायन चिकित्सा। जरा या रसायन का मतलब क्या होता है, तो देखिए आपकी एजेइंग को डिले करना है ना, आपको आपकी एजेइंग को क्या करना है, डिले करना है, यानी कि आपको आपकी आयु को बढ़ाना है, दीर्घ आयु, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ानी है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ानी है ना, आपकी एज को बढ़ानी है, तो वे सारी चीजें जो है, वे सारी चीजें कौन सी ब्रांच से होगी, आयुर्वेद की जरा या रसायन या रिजुविनेशन जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न में, तो ये सारी ब्रांच में आपकी आपको अगर लंबे समय तक यंग दिखना है ना, आपकी आयु को बढ़ानी है, इम्यूनिटी को बढ़ानी है, तो वो आपकी चिकित्सा किसमें होगी, जरा, कौन से ब्रांच में, जरा या रसायन, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं मॉडर्न में रिजुविनेशन थेरेपी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला जो है वो क्या, वृष या वाजीकरण चिकित्सा, है ना। तो 8वां ब्रांच जो है वृष या वाजीकरण, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, लोगों को संतान पैदा नहीं होता है, यानी कि बच्चा नहीं होता है, उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बात करते हैं अल्प शुक्र, यानी कि शुक्र की इंटेंसिटी कम होने के कारण, है ना, कम मतलब स्पर्म काउंट कम हो जाने के कारण अल्प शुक्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, या या शुक्र जो होता है ना, शुक्र जो होता है वो दूषित हो जाने के कारण, कॉन्टेमिनेटेड स्पर्म हो जाने के कारण, है ना, या कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति को अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, तो इन सारी जो प्रॉब्लम होती है, तो उनकी चिकित्सा किसमें की जाती है, वृष या वाजीकरण चिकित्सा में। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर संतान उत्पत्ति। संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, अगर उसको संतान चाहिए, है ना, और इस प्रकार की प्रॉब्लम है, अल्प शुक्र है या दूषित शुक्र है, ठीक है, या अपने पार्टनर से कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो इस तरह की जो समस्या है वो कहाँ से दूर होती है, तो आयुर्वेद की जो ब्रांच है उसमें क्या कहते हैं, वृष या वाजीकरण चिकित्सा बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आयुर्वेद के 8 अंग है, और इन 8 अंगों में ही आयुर्वेद की सारी चिकित्सा आश्रित है, ठीक है। आप जब भी एक आयुर्वेद के हॉस्पिटल में जाएंगे, ओपीडी में जाएंगे, तो आपको इस तरह से सारे ब्रांच मिल जाएंगे, काय चिकित्सा मिलेगा आपको, कुमार वृत्त मिलेगा, है ना, गृह चिकित्सा वाला मिल जाएगा आपको, शालाक्य तंत्र मिल जाएगा आपको, शल्य चिकित्सा वाला विभाग मिल जाएगा, है ना, विष चिकित्सा अगत तंत्र विभाग मिल जाएगा, रसायन वाला, वाजीकरण वाला। तो इस प्रकार से आयुर्वेद के किसी भी हॉस्पिटल में जाना, तो ओपीडी में आप जाओगे तो ये सारे आपको वहाँ पर विभाग मिल जाएंगे अलग अलग, ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद की पूरी चिकित्सा जो है इन 8 अंगों में ही क्या है, आश्रित है, ठीक। चलिए, तो इंपॉर्टेंस लोग के याद कर लेना, है ना, मैंने आपको डिटेल में बताया, आप छोटे में याद कर लीजिए, काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, विष चिकित्सा, ठीक है, वृष चिकित्सा, ठीक। तो इस प्रकार से आप 8 अंग याद रखिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ लेता है कि आयुर्वेद के अंग है, तो टोटल कितने अंग है, 8 अंग है। कभी कभी पूछ लेता है इस तरह से पूछ लेगा, कुमार भृत्य है तो बाल चिकित्सा, इस प्रकार से मतलब पर्यायी शब्द भी पूछ लेता है एक प्रकार से। शालाक्य तंत्र आता है तो ऊर्ध्वांग चिकित्सा में, है ना। दंष्ट्रा चिकित्सा को बोलते हैं अगत तंत्र, इस प्रकार से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोष। अब देखो आप सभी को पता है दोष, मैंने क्रिया शरीर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, दोष का पूरा डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन फिर भी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, ठीक है। दोष, दोष क्या होता है, दोष की पहले तो आप मीनिंग जान लीजिए, है ना। दोष हम उसी को बोलेंगे जो प्राकृत अवस्था में क्या करता है, जो प्राकृत अवस्था में प्रकृति निर्माण में सहायक हो, है ना,
और विकृत अवस्था में, है ना, और विकृत अवस्था में क्या करे, जो दूसरों को दूषित करे उसे ही हम क्या कहते हैं, दूसरों को दूषित करे उसे ही हम क्या कहते हैं, दोष की संज्ञा देते हैं। ठीक है। और आप सभी को पता है, आप सभी को पता है दोष जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक तो क्या होता है आपका शारीरिक दोष, है ना, एक तो क्या होता है आपका शारीरिक दोष, और दूसरा आपका कौन सा होता है, मानसिक दोष। ठीक है, मानसिक दोष। शारीरिक दोष में क्या हो जाएगा, शारीरिक दोष में वात, पित्त और कफ। ठीक है। और मानसिक दोष की बात करते हैं, मानसिक दोष में क्या हो जाएगा, रज और तम। ठीक है। शारीरिक दोष जो होते हैं शरीर को दूषित करते हैं, और मानसिक दोष जो होते हैं वो मन को दूषित करते हैं। ठीक है। और आपने एक चीज और पढ़ी है कि दोष धातु, है ना, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी कि दोष धातु मल, इन तीनों को शरीर का मूल बोला गया है। तो आप ये बोलेंगे कि सर धातु और मल जो है ये भी विकृत अवस्था में शरीर को दूषित करते हैं, तो इन्हें दोष की संज्ञा क्यों नहीं दी गई, वात पित्त कफ को ही दोष की संज्ञा क्यों दी गई है। तो इसका रीजन भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि जैसे कि हमने बोला कि दोष वो होते हैं जो प्राकृतिक अवस्था में प्रकृति का निर्माण करें, है ना, और विकृत अवस्था में दूसरों को दूषित करें। अब चूंकि दोष धातु मल विकृत अवस्था में तीनों क्या कर रहे हैं, दूषित तो कर रहे हैं, है ना, लेकिन 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 अगर हम धातु या मल की बात करते हैं तो ये प्रकृति निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, प्रकृति निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए धातु और मल को क्या नहीं बोला गया है, दोष की संज्ञा नहीं दी गई है। सिर्फ वात पित्त कफ को क्या बोला गया है, दोष बोला गया है। और ये जो वात पित्त कफ जो है पहले क्या है, पहले क्या है, धातु है, यानी कि पहले क्या है, ये धातु है, और बाद में इन्हें हम क्या बोलते हैं, दोष। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जब प्राकृत अवस्था में रहते हैं, प्राकृत अवस्था में रहते हैं, तब ये क्या करते हैं, हमारे शरीर का धारण करते हैं। ठीक है, धारण या पोषण करते हैं। ठीक है। और विकृत अवस्था में रहते हैं तब हमारे शरीर को क्या करते हैं, कोई डिसीज उत्पन्न करते हैं। तो चूंकि ये प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो हमारे शरीर का धारण या पोषण करते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या करते हैं, सबसे पहले धातु बोलते हैं, बाद में इसे हम दोष बोलते हैं। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समास, यानी कि वात पित्त कफ ये तीनों क्या है, शारीरिक दोष है। ठीक है। देखिए यहाँ पर केवल दोष ही नहीं, और यहाँ पर क्या बोला, वात पित्त कफ केवल दोष ही नहीं अपितु इन्हें धातु तथा मल भी कहा गया है। ठीक है। जब ये क्या करते हैं, मानव को स्वस्थ रखते हैं तब इन्हें धातु कहते हैं, और तब ये क्या करते हैं, शरीर का धारण और पोषण करते हैं। और जब ये शरीर को दूषित करते हैं तब ये क्या कहलाती है, दोष कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, और जब शरीर को मलिन करते हैं तब ये क्या कहलाते हैं, मल कहलाते हैं। तो दोष का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है, हम क्रिया शरीर में डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दोष के स्थान के बारे में बात की गई, तो यहाँ पर श्लोक बोला गया, ते व्यापिनो अपि हनाभ्योर दो मध्यो ऊर्ध्व संश्रया, यानी कि वात दोष जो होता है वो नाभि के नीचे पाया जाता है, पित्त दोष जो होता है वो हृदय और नाभि के पीछे पाया जाता है, कफ दोष जो होता है वो हृदय के ऊपर पाया जाता है। डिटेल में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा स्पीड को हाई रख रहा हूँ। आगे यहाँ पर क्या बोला गया, वय आदि के अनुसार दोषों की प्रबलता के बारे में बात की गई है। देखो वय आदि, वय का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सबको पता है लाइफ स्पान जो है वो 3 अवस्थाओं में डिवाइडेड है। सबसे पहले क्या हो जाएगी आपकी बाल अवस्था, उसके बाद यौवन अवस्था, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका वृद्ध अवस्था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर केवल आदि, आदि में क्या लिया इन्होंने, आदि में दिन लिया और रात्रि ली और भुक्त, भुक्त यानी कि भोजन का जब पाचन होता है उसे हम कहते हैं भुक्त। ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो वय आदि के अनुसार दोषों की प्रबलता कुछ इस प्रकार से कि इन सब के वय, दिन, रात्रि और भुक्त, इन सब के अंतिम अवस्थाओं में, है ना, इन सब की अंतिम अवस्थाओं में, है ना, इन सब की अंतिम अवस्थाओं में कौन सा दोष, वात दोष प्रधान होता है, वात दोष प्रबल होता है ना। इन सब की मध्य अवस्था में पित्त दोष प्रधान होता है। इन सब की आदि अवस्था यानी कि शुरुआत की जो स्टेज होती है उसमें कफ दोष प्रधान होता है। अगर हम वय की अंतिम अवस्था बोले तो वृद्ध अवस्था, तो वृद्ध अवस्था में वात दोष प्रधान होता है। अगर हम वय के मध्यम अवस्था की बात करें जो कि क्या हो जाएगा, यौवन अवस्था, उसमें पित्त दोष प्रधान होता है। और वय की अगर हम आदि शुरुआत की बात करें जो कि बाल अवस्था, उसमें कफ दोष प्रधान होता है। वही अगर हम बात करते दिन, तो दिन के अंतिम में, है ना, दिन के अंतिम बोले तो 2 से 6 बजे का जो समय होता है तो उसमें वात दोष प्रधान होता है ना। दिन के मध्यम बोले तो आपका 10 से 2 बजे तक, तो यहाँ पर पित्त दोष प्रधान होता है। और दिन के आदि यानी कि 6 बजे से 10 बजे तक कफ दोष प्रधान होता है।
वह अगर हम रात्रि की बात करें तो रात्रि की जो अंतिम अंतिम काल होता है ना, यानी कि रात के 2 से 6 बजे तक, तो यहाँ पर वात दोष प्रधान होता है। रात्रि के मध्य की बात करें तो जैसे कि बात करते हैं 10 से 2 बजे तक, है ना, तो यहाँ पर पित्त दोष प्रधान होता है। और रात्रि की शुरुआत की बात करते हैं, आदि की बात करते हैं, जैसे कि बात करते हैं 6 से 10 बजे तक, तो इसमें आपका कफ दोष प्रधान होता है ना, आपका क्या होता है, कफ दोष प्रधान होता है। ठीक है, एक मिनट। अरे एक मिनट रुके यार। ठीक है, चलिए। तो क्या बोलते हैं, हाँ, रात्रि के आदि यानी कि 6 बजे से 10 बजे तक आपका कौन सा कफ दोष प्रदान होता है। ठीक है, और वैसे ही भोजन भोजन का जब पाचन होता है तो अंतिम में वात, मध्य में पित्त और शुरुआत में वात, शुरुआत में कफ। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बोला कि वय आदि के अनुसार दोषों की प्रबलता कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप देखिए वय 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 का मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो अवस्था है आपकी, जिसको कहते हैं वृद्ध अवस्था, है ना, बाल अवस्था और यौवन अवस्था। तो वृद्ध अवस्था में है ना, यानी कि आपकी जो अवस्था है, ठीक है, तो उसमें अंतिम में वात दोष प्रदान होता है ना। मध्यम यानी कि आपके जो यौवन अवस्था में पित्त दोष और बाल अवस्था में कफ दोष। वही अगर हम बात करें दिन के अंत में वात दोष, मध्य में पित्त दोष और आदि शुरुआत में कफ। रात्रि के अंत में वात दोष, रात्रि के मध्य में पित्त दोष, रात्रि के आदि में कफ दोष। भोजन के अंत में वात, भोजन के मध्य में पित्त और भोजन के आदि में शुरुआत में कफ दोष। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर वय आदि के अनुसार दोषों की प्रबलता के बारे में बात की गई है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं दोष अनुसार अग्नि के भेद। तो देखिए, तो आपकी जो कोष्ठ में स्थित जो जठर अग्नि होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो जठर अग्नि स्थित होती है, उस पर भी दोष जो होते हैं क्या करते हैं, अपना प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो वात दोष प्रधान हो, तो आपकी जो जठर अग्नि वो कैसी होगी, विषम होगी, है ना। अगर पित्त दोष प्रधान हो तो तीक्ष्ण होगी, और अगर मान लो कफ दोष प्रधान हो तो मंद होगी, और तीनों दोष अगर प्रधान हो तो समाग्नि होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो दोष है, तो ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर भी अपना प्रभाव दर्शाते हैं। अगर मान लो वात दोष प्रधान है तो आपको जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, आपका जो कोष्ठ है वो कैसा होगा, क्रूर क्रूर यानी कि हार्ड होगा। ठीक है, अगर पित्त दोष प्रधान है तो आपका कोष्ठ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, मृदु होगा। अगर कफ दोष प्रधान है तो मध्यम होगा, और तीनों दोष की प्रधानता है तो मध्यम होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा, है ना, यहाँ से एमसीक्यू ले लो आप एक। ठीक है, और यहाँ से भी क्या ले लो आप, एमसीक्यू ले लो। ठीक है, आप देखना यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रकृति निर्माण एवं भेद। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी क्या प्रकृति परीक्षण भी चल रहा है ना, आपकी कॉलेज में आपको प्रकृति का नॉलेज तो हो ही क्या होगा, कि हर एक मनुष्य की क्या होती है, अलग अलग प्रकृति होती है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक वही प्रकृति सेम रहती है, मतलब सबकी, है ना। और ये प्रकृति का निर्माण कब होता है, गर्भ काल में ही हो जाता है। कब हो जाता है ये, गर्भ काल में ही हो जाता है, जब स्पर्म, है ना, जब क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, ओवम यानी कि शुक्र जो होता है सोने से क्या करता है, संयोग करता है। तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान जिस दोष की प्रधानता होती है ना, जिस दोष की प्रधानता होती है, तो उसी दोष के समान उस गर्भ की या फीटस की, है ना, फीटस की क्या हो जाती है, प्रकृति हो जाती है। अभी मेरे को प्रकृति के बारे में बताना आसान हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपके कॉलेज में क्या चल रहा है, प्रकृति परीक्षण चल रहा है। ठीक है, तो आपको प्रकृति का एक नॉलेज तो हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो प्रकृति होती है, हर मनुष्य की क्या होती है, अलग अलग प्रकृति होती है। ठीक है, और ये जो प्रकृति होती है कब बनती है, गर्भकाल के दौरान बनती है, जब स्पर्म जो होता है ओवम से फ्यूज करता है, यानी कि शुक्र जो होता है सोने से संयोग करता है। तो उस दौरान जिस दोष की प्रधानता होती है, तो उस दोष के अनुसार क्या हो जाता है, उस गर्भ या फिटस की प्रकृति हो जाती है। और वो जो प्रकृति है वो जन्म से मृत्यु तक एक समान रहती
है ना। जैसे कि बात करते हैं, अगर मान लो वात दोष की प्रधानता है, अगर मान लो वात दोष की प्रधानता है तो कौन सी प्रकृति होगी, वातज प्रकृति होगी। अगर मान लो पित्त दोष की प्रधानता है तो कौन सी होगी, पित्तज प्रकृति होगी। और अगर मान लो कफ दोष की प्रधानता है तो कौन सी प्रकृति होगी, कफज प्रकृति होगी। और अगर मान लो दो दो दोष की प्रधानता है जिसे हम द्वंद्वज प्रकृति बोलते हैं, है ना। जैसे कि बात करते हैं वात और कफ की, है ना, वात और कफ की है, या पित्त और कफ की है, या कफ और वात की है, ठीक, कफ और वात की है। तो इस तरह से दो दो दोषों की प्रधानता हो रही है जब स्पर्म जो है वो ओवम से फ्यूज हो रहा है, तो कौन सी प्रकृति का निर्माण होता है, द्वंद्वज, है ना, द्वंद्वज प्रकृति का निर्माण होता है। और अगर मान लो तीनों दोष यानी कि वात पित्त और कफ तीनों दोष की अगर मान लो प्रधानता है तो त्रिदोषज प्रकृति होगी, त्रिदोषज प्रकृति, जिसे सम प्रकृति भी बोला गया है, जिसे सम प्रकृति भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब में आपके जो त्रिदोषज प्रकृति या सम प्रकृति होती है, इसे क्या बोलते हैं, इसे श्रेष्ठ प्रकृति बोलते हैं, ये श्रेष्ठ प्रकृति होती है, ठीक है। और कफ प्रकृति जो होता है इसे उत्तम प्रकृति बोला गया है, पित्त को मध्यम प्रकृति बोला गया है, वात को है ना, वात तो प्रकृति, देखो कफ को उत्तम प्रकृति बोला गया है, ठीक है। पित्त को जो प्रकृति बोला गया है वो मध्यम प्रकृति बोला गया है, और वातज जो प्रकृति होती है इसे हीन प्रकृति बोला गया है, ठीक है। और द्वंद्वज प्रकृति जो होती है ये कैसी प्रकृति होती है, निंदनीय प्रकृति होती है, ये कैसे होती है, निंदनीय प्रकृति होती है, ठीक है। इस प्रकार से गर्भ के दौरान अलग अलग मनुष्यों में इन 6 प्रकृति में से कोई प्रकृति हो सकती है, या तो एकज प्रकृति होगी यानी कि वात, या तो पित्त, या तो कफ, या तो द्वंद्वज होगी, या तो फिर कैसे होगी, त्रिदोषज होगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर गर्भकाल के समय शुक्र और आर्तव के संयोग के समय जिस दोष की प्रबलता होती है उसी के अनुसार अगर मान लो वात दोष की प्रधानता है तो वातज प्रकृति जो कि हीन प्रकृति होती है, पित्त दोष की प्रधानता है तो पित्तज प्रकृति जो कि मध्यम प्रकृति होती है, अगर कफ दोष की प्रधानता है तो कफज प्रकृति जो कि उत्तम प्रकृति होती है। इस प्रकार से 3 प्रकृतियों का निर्माण होता है ना। और अगर मान लो दो दो दोष की प्रबलता हो रही है जैसे कि वात पित्त या पित्त कफ या कफ वात, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विदोषज प्रकृति बोलते हैं या द्वंद्वज प्रकृति, जो कि निंदनीय प्रकृति होती है। और अगर मान लो तीनों दोष की प्रधानता से प्रकृति का निर्माण हो रहा है तो इसे त्रिदोषज प्रकृति बोलते हैं, सम प्रकृति बोलते हैं, और ये कैसी होती है, श्रेष्ठ प्रकृति होती है, ठीक। चलिए, हालांकि प्रकृति का अलग चैप्टर आएगा तो डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके ऊपर टेंशन मत लीजिए। अब बात करते हैं वात दोष के गुण। तो वात पित्त का चैप्टर हमने पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो थोड़ा स्पीड हाई रखते हैं। तो वात के गुण की अगर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये भी आपको याद रख लेना है। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल, यानी कि वात दोष जो कैसा होता है, रुक्ष होता है यानी कि ड्राई होता है, लाइट होता है, लघु शीत कोल्ड होता है, खर यानी कि रफ होता है, सूक्ष्म होता है ना, यानी कि सपचल, और चल होता है, और अनिल, ठीक है। ये सब क्या, अनिल यानी कि वात दोष के ये सब क्या गुण है, ठीक है। अनिल का मतलब क्या, तो वात या वायु, ठीक है। पित्त दोष के गुण की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है। पित्तम स स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, यानी कि कैसा होता है, ये स्नेह होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, लघु होता है, विश्र स्मेली होता है, सरम यानी कि फ्लोइंग होता है, और द्रवम यानी कि द्रव लिक्विड नेचर का होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कफ के गुण। तो स्निग्ध शीतो गुरुर मंद लक्षण मृतस्न स्थिर कफ। तो ये जो कफ दोष जो होता है इसके गुण क्या है, स्निग्ध होता है, शीत, गुरु, मंद, लक्षण, मृतस्न, स्थिर, ठीक है। ये सब क्या है, कफ दोष के गुण है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहाँ पर संसर्ग और सन्निपात, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी है ना, एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगर मान लो दो दोष है ना, दो दोष की छय्या वृद्धि एक साथ हो तो उसे संसर्ग बोलते हैं, और तीनों दोष की छय्या वृद्धि एक साथ हो तो उसे सन्निपात करते हैं। बस एक टर्मिनोलॉजी इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। धातुओं का वर्णन तो आप सभी को पता है, धातु यानी कि जो हमारे शरीर का धारण और पोषण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। 7 धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है। और इनको दुष्य भी बोला गया है। देखो, जो दूसरों को दूषित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, दोष कहलाते हैं। जो स्वयं दूषित हो दूसरों से तो उसे हम क्या कहते हैं, दूष्य। तो ये जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, क्योंकि इनको दोष जो होते हैं वो क्या कहते हैं, दूषित करते हैं, है ना, यानी कि दूषित होते हैं किसी से, तो इनको दुष्य भी कहा गया है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं मल। तो मल जो होते हैं इनको भी हम दुष्य कहते हैं, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, वात पित्त कफ दोषों से क्या होते हैं, दूषित होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर मूत्र
पुरुष और स्वेद, तो ये तीनों क्या कहलाते हैं, मल कहलाते हैं, यानी कि जो शरीर को क्या कहते हैं, मलिन करते हैं उसे मल कहते हैं, ठीक है। तो ये मल जो होते हैं मूत्र पुरुष स्वेद, इनको दुष्य भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं दोष धातु मल के वृद्धि एवं क्षय। तो यहाँ पर ये बोला गया कि दोष धातु मल आदि के समान गुण धर्म वाले द्रव्यों का अगर आप क्या करते हैं, सेवन करते हो, तो इनकी क्या होती है, वृद्धि होती है ना। और इनके विपरीत गुण धर्म वाले द्रव्यों का सेवन करोगे तो इनका क्या होगा, क्षय होगा, ठीक है। तो वृद्धि जो है ये किस कारण हो रहा है, ये सामान्य का कारण हो रहा है, यानी कि सामान्य का लक्षण है। और विपरीत गुण वाले, यानी कि ये विशेष की बात कर रहा है ना, ये विशेष। अगर आप विपरीत गुण वाले द्रव्यों का सेवन करोगे तो दोष धातु मल इनका क्या होगा, क्षय होगा। और अगर इनके समान गुण वाले द्रव्यों का सेवन करोगे तो इन सबकी क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। और जिन्हें यानी कि जो वृद्धि का कारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य कहते हैं। जो क्षय का कारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर वृद्धि सामान्य सर्वेशम विपरीतैर विपर्य, यानी कि वात पित्त कफ, यानी कि जो दोष है धातु और मल, इनके गुण के इनके इनके जो भी गुण हैं, तो इन गुणों के समान द्रव्यों का, है ना, यानी कि इनके जो भी गुण है तो इनके गुण वाले द्रव्यों का अगर आप क्या करते हैं, सेवन करते हैं, तो इन सबकी क्या होगी, सामान्य से इन सबकी वृद्धि होगी। और अगर आप इनके विपरीत गुण वाले द्रव्यों का करोगे तो विशेष से इन सबका क्या होगा, सही होगा। सामान्य विशेष आप सभी जानते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं पदार्थ में, ठीक है। चलिए अब देखिए अब यहाँ पर सडरस, चलिए तब इसको यहीं तक रखते हैं अभी, है ना। कल एक और लेक्चर ले लूंगा तो हमारा ये जो चैप्टर है कल खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।